चलिए भाई। जय हिंद प्यारे बच्चों। सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों तक। तो भाई आज ईडियम्स का दूसरा सेशन है। लास्ट क्लास में हमने 60 ईडियम्स लर्न किए थे एक ही क्लास में। होपफुली आपने सभी उन ईडियम्स का रिवीजन किया होगा। अगर किया है तो लिखिए यस सर किया है। कुछ ऐसे भी नालायक रहे होंगे जिन्होंने रिवीजन नहीं किया होगा, छोड़ दिया होगा। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। ठीक है, आज स्पीड में करेंगे थोड़ा सा। आज उस दिन हमने 60 इडियम्स किए थे, आज 100 करके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसीलिए आज बातें कम होंगी, सीधा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन, तीन चीजें, उसके अलावा कुछ नहीं है। कमेंट बॉक्स में देखने की कोशिश में कम से कम करूंगा, आप सिर्फ आंसर देते रहें। पोल आपको लगा दिया जाएगा, बेटा पोल लगा दे फटाफट। पहला क्वेश्चन, क्योंकि आज 100 क्वेश्चन करके ही निकलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस करके ही हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, और आप आज दोनों मेथड से करने वाले हैं, ओपोजिट भी, ठीक है, और जैसा एग्जाम में आता है वैसे भी। क्योंकि 100 क्वेश्चंस पहुंचना एक क्लास में बहुत बड़ी बात है, और वो इसी तरीके से हो सकते हैं दोनों को एक साथ लेके। तो पहले 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन इस तरीके से, और फिर 50 क्वेश्चंस रैपिड फायर चलेगी। ठीक है, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दो। पोल लगा दिया, लगा दे भाई जल्दी फटाफट। क्या हो गया? चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने स्क्रीन पर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस का समय है। बेटा ये एक्टिव पैसिव वगैरह मैं पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं पढ़ा इसमें देखो। अब मैं अभी लास्ट टाइम पे कुछ नहीं कर सकता, मैंने एक्टिव पैसिव वगैरह पढ़ा दिया है। तो प्लीज अभी उस पर डिस्कशन मत करो, बाद में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू लिव विद इन वंस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितना भी आपके पास पैसा है उसी में गुजारा करना, जितना भी आपके पास खर्चा, मतलब जो भी पेमेंट है या जो भी लाइवलीहुड है उसी के अंदर खर्चा चलाना, ये होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? ईडियम क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि केवल गुजर ही करना। ठीक है, इतना कमाना जिससे कि आपकी रोजी रोटी चल सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब इसके ऑप्शंस को लिखना स्टार्ट करिए और सोचिए क्या हो सकता है अगर पेपर में ये पूछ ले। देखिए, ऑप्शन से करते हैं तो हमें पता आसान होता ही होता है, टिक लगा देते हैं। लेकिन पहले 10 क्वेश्चन में अपने ब्रेन को एक बार जल्दी से चेक कीजिए कि याद आ रहा है ना। मैन ऑफ स्ट्रॉ कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं होता। लिखिए, अ मैन ऑफ, लिखते चलिए साथ के साथ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या कह सकते हो अ यूजलेस पर्सन, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई वैल्यू एक तरीके से नहीं है, कोई कामकाज नहीं है। दूसरा, मैन ऑफ लेटर्स, मनमोहन सिंह को मैं हमेशा इसे बोलता हूं मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि विद्वान व्यक्ति। हिंदी वाले लिखो विद्वान व्यक्ति, और इंग्लिश में लिखिए इसको जो क्या हो, बहुत ज्यादा एक तरीके से विद्वान व्यक्ति हो, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन हो। तो इसे हम कहेंगे लर्नड या स्कॉलर। एन एजुकेटेड पर्सन, एन एक्सट्रीमली एजुकेटेड पर्सन, एक वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, दैट इज कॉल्ड मैन ऑफ लेटर्स। अगला, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, जब आप अपना अपराध स्वीकार लेते हैं तो दैट टाइम वी से मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। तो हिंदी में लिखिए इसको अपराध स्वीकारना, और इंग्लिश में लिखिएगा कन्फेस अ क्राइम। चारों होपफुली हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कविता सर, एयरफोर्स में क्वेश्चंस आते हैं? हाँ बेटा, क्वेश्चंस आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, हाँ जी बताइए। ओहो, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड दो बार आ गया, तो एक को हटा दे रहा हूं मैं यहां से। नेक एंड क्रॉप,
आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। अपराध स्वीकारना, ठीक है। हाँ जी, आंसर बोलिए क्या होगा? कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। जैसे आप कहते हैं कि यस आई एम कंप्लीटली इन लव विद हिम, मैं उससे पूर्ण रूप से प्रेम में हूं उसके साथ, या आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू। तो अब आई कंप्लीटली एग्री विद यू, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? नेक एंड क्रॉप। तो नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है पूर्ण रूप से, या आप कहोगे कंप्लीटली, ठीक है। अब ऑप्शंस को देखो। निप इन द बड, बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। बड क्या होती है? कली। अगर कली को आप शुरू में ही निप कर दे, खत्म कर दे, तो किसी समस्या को शुरू में ही खत्म कर देना। तो लिखिए टू डिस्ट्रॉय या एंड समथिंग इन द बिगिनिंग। याद करने का तरीका समझ में आ गया? और किस चीज को खत्म करना? किसी बुरी चीज को। निप इन द बड का मतलब होता है किसी बुरी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे नेक्सलिज्म। इफ नेक्सलिज्म हैड बीन निप्ड इन द बड, अगर नक्सलवाद शुरुआत में ही खत्म कर दिया गया होता, इट वुड नॉट हैव बीन अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार के लिए आज नक्सलवाद इतनी बड़ी समस्या ना होता। तो जब किसी खराब चीज को, बुरी चीज को शुरू में ही नष्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं निप इन द बड, ठीक है। नेक्स्ट, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड होता है एम्प्टी, खाली, ठीक है। नॉट वर्थ वन सॉल्ट। अब नमक की कीमत तुमने नहीं चुकाई, इसका मतलब तुम कैसे व्यक्ति हो? यूजलेस हो, किसी काम का नहीं। यूजलेस, जो किसी काम का ना हो, जो क्या हो? यूजलेस हो। गर्दन और फसल मतलब नेक एंड क्रॉप, इसका क्या लिंक है भाई? लिंक लगा सकते हो, बट वैसे लिंक से बात कई बार बनती नहीं है, बट यस यू कैन यूज गर्दन एंड फसल, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ डेंजर। व्हाट इज आउट ऑफ डेंजर? हिंदी में कहते हैं इसे खतरे से बाहर आना। खतरे से बाहर होना। पेशेंट जो है अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर कहता है जी पेशेंट अब खतरे से बाहर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पेशेंट जो है, देखिए आंसर दे दिया। वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। अगर आप जंगल से बाहर आ गए हैं तो इसका मतलब आप खतरे से बाहर आ गए हैं। याद करने का आसान तरीका है, तो यही इसका आंसर होगा, आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब फॉरेस्ट। अब आओ, आउट ऑफ शॉर्ट्स। जब आप बीमार होते हैं, बीमार होना, हिंदी में लिखेंगे बीमार होना, इंग्लिश में लिखेंगे टू बी अनवेल। तो आप इसे स्पोकन में कैसे यूज कर सकते हैं? यार आई एम आउट ऑफ शॉर्ट्स टुडे, मतलब मैं आज बीमार हूं, अच्छा फील मुझे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा तबीयत खराब लग रही है, तो आई एम आउट ऑफ शॉर्ट्स। चलिए जी, वंस कप ऑफ टी। अब कई बार आपने देखा होगा कुछ चीजें आपको पसंद नहीं होती हैं, तो इसका मतलब दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। तो इफ समथिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, अगर कोई चीज आपकी कप ऑफ टी नहीं है, ऐसे याद कर लो कि जो चीज आपकी चाय नहीं की तरह नहीं है, जो चीज आप पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप उसको लाइक नहीं करते हैं। याद करोगे, बिल्कुल आसान है। तो वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस लाइकिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद आती है। लेकिन अगर यहां पर नॉट आ जाएगा, नॉट वंस कप ऑफ टी, तो इसका मतलब यू डू नॉट लाइक दैट। आप एक एग्जांपल लिखो जल्दी से, फटाफट मेरे कहने से, प्लीज राइट दैट। लिखो, जैसे बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स पसंद नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, तो आप अपने स्पोकन में इसे ऐड कर सकते हो, कह सकते हो दैट फिजिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि भैया फिजिक्स तो मेरे कब्जे से बाहर है, फिजिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो आप एक सेंटेंस फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो वंस कप ऑफ टी के लिए, जल्दी से कोई भी चीज बना दो जल्दी से, जो भी सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आपको राजनीति पसंद नहीं है तो आप उसके ऊपर भी लिख सकते हो। प्लीज एक कमेंट में आंसर लिख के दो। वंस एक्लेस हील। एक्लेस हील का मतलब होता है कमजोरी। अब हर इंसान की एक कमजोरी होती है,
ठीक है, वीकनेस होती है, वीकेस्ट पॉइंट, वीकेस्ट पॉइंट। पैसिव वॉइस कब कराओगे बेटा? मैं पैसिव वॉइस करा चुका हूं मेरे लाल, आप लेट आए हैं, आपने चैनल अभी ज्वाइन किया होगा, मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा चुका हूं। फिजिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। हिस्ट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मुझे पसंद नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स आपको पसंद नहीं है। मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, आपको मैथ्स पसंद नहीं है। इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, आपको इंग्लिश पसंद है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, वंस एक्लेस हील। अब बच्चों एक बात बताओ, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन एक ना एक कमजोरी भी होती है कि नहीं होती है? तो उसे कहते हैं एक्लेस हील। एक्लेस हील का मतलब होता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या चीज है जो आपकी कमजोरी है। क्या सोशल मीडिया इज योर एक्लेस हील इन टुडेज वर्ल्ड? आपके सिलेक्शन में कौन सी चीज है जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है, ऑब्स्टिकल लेके आ रही है? बताइए, व्हाट इज योर एक्लेस हील? कोई एग्जांपल लिखेंगे आप किसी चीज को लेके, व्हाट इज योर एक्लेस हील? सब चीज में आप मजबूत हैं, क्या है जो आपकी कमजोरी है? एक्लेस हील है। मैथ्स, अच्छा जी, मैथ्स इज योर एक्लेस हील, सबसे कमजोर, इसका मतलब मैथ्स ही है। गर्ल्स आर माई एक्लेस। चलो आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा और मैंने आपको सिखा दिया, बस इतना ही। चलिए, इनसेपरेबल पार्ट। इनसेपरेबल पार्ट को कहते हैं अभिन्न अंग। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए अति आवश्यक है, जिससे आप अलग नहीं हो सकते। लिखो, समथिंग नेसेसरी। अच्छा, नेसेसरी मतलब जो चीज आपके लिए बहुत आवश्यक हो। इनसेपरेबल, देखिए सेपरेबल मतलब जिससे आप अलग हो सके, और इनसेपरेबल जिससे आप अलग ना हो सके। तो समथिंग दैट इज इनसेपरेबल। तो अपना कोई एग्जाम्पल लिखो फटाफट, जो आप जिससे आप अलग नहीं हो सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं कि कश्मीर इज आर पार्ट एंड पार्सल। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम इससे अलग नहीं हो सकते। गर्दन कटा सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। तो पार्ट एंड पार्सल मतलब कोई ऐसी चीज जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो, मतलब जो आपके लिए बहुत आवश्यक हो। ठीक है, अगला, पास्ट मास्टर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में उस्ताद हो। उस्ताद का मतलब है एक्सपर्ट बंदा हो। ठीक है जी, ए आर रहमान पास्ट मास्टर इन सिंगिंग। ठीक, और बताओ, रोहित शर्मा आजकल क्या है? पास्ट मास्टर है क्रिकेट में, इंग्लैंड की बैंड बजा के रखी है। पास द बक, बक पास करना मतलब ब्लेम अदर्स, दूसरों को ब्लेम करना, आरोप लगाना। इसका एग्जाम्पल देता हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो दैट पॉलिटिशियंस ऑलवेज पास द बक, दे डू नॉट डू एनीथिंग व्हेन दे आर इन पावर। जब भी वो सत्ता में होते हैं, आपको पता है वो कुछ नहीं करते हैं। पॉलिटिशियंस खुद पावर में होते हैं तो कुछ नहीं करते, लेकिन अपोजिशन में आते ही वो रोना शुरू कर देते हैं। एंड दे ऑलवेज पास द बक। तो व्हेन यू पास द बक यू ब्लेम अदर्स, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो दैट्स व्हाई डू नॉट पास द बक, इंस्टेड यू शुड वर्क ऑन दैट। उस पर खुद काम करना चाहिए, या दूसरा कर रहा है तो उस पर सपोर्ट करना चाहिए, है ना? तो पास द बक का मतलब है दूसरे को ब्लेम करना। ठीक, पे थ्रू नोज, भैया किसी भी चीज की बहुत ही ज्यादा कीमत चुकाना। आजकल स्कूलों में आप देखते होंगे कि पेरेंट्स को क्या होता है, बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है बच्चों की, तो दे हैव टू पे थ्रू द नोज। जब आप नोज से पे करते हैं तो लिखिए भारी, हिंदी वाले लिखो भारी कीमत चुकाना। पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी करो, जो कॉपी कर रहे हैं वो तो भाई उनके लिए तो मेरी तरफ से सैल्यूट है आप लोगों को। हाई पेमेंट, सर पोल नहीं आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है, रुको अभी अगले क्वेश्चन पे आएगी। 16 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, टू स्क्वेंडर मनी, पैसा बर्बाद करना। हाँ जी, पैसा बर्बाद करना। लग गया पोल? सुबह वाली क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई? अपलोड हो गई, उसमें भी चली गई है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यही टेलीग्राम का नाम है, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर। हाँ चलिए जी, तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, जब आप पैसे के साथ डक्स और ड्रैक्स करते हो तो इसका मतलब आप पैसे को बर्बाद करते हो, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करते हो, बर्बाद करते हो। यूज करना और मिसयूज करना दोनों में फर्क है। पिक होल्स, किसी में एक तरीके से छेद करना, तो लिखो कमियां निकालना। फाइंड फॉल्ट्स, पड़ोसियों का यही काम है, दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। अपने बच्चों में कमी नहीं निकालते, हमेशा होल किस में करते हैं? पड़ोसी के बच्चों में छेद करते हैं। दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स, ठीक है। अगला, पुट अ स्पोक इन अ व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये व्हील है, इस व्हील में स्पोक डाल देना, मतलब अच्छा खासा पहिया चल रहा है, उसमें एकदम से उंगली कर रहे हो, तो किसी चलती हुई चीज में, चलते हुए काम में परेशानी खड़ी करना, तो क्या बनेगा? पुट अ स्पोक इन अ व्हील का मतलब बोलो, टू स्पॉइल समवंस प्लान, किसी की योजना खराब करना। हिंदी में लिखो, किसी की योजना खराब करना। अच्छा, 3-4 बच्चे थे, उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर आप हिंदी मत लिखा करो, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। हो सकता है आप में से भी कई सारे बच्चे हों जिनको ऐसा लगे कि हिंदी के लिखने से टाइम वेस्ट हो सकता है। पहले मैं नहीं लिखता था, मैंने इसको फिर धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। इसका एक कारण है बच्चों, नहीं उसका एक कारण है। मुझे मैसेज भी स्पेशली आया बच्चों का कि आप हिंदी मत लिखा करो, आप समझा देते हो, इंग्लिश भी लिख देते हो, तो हिंदी मत लिखा करो। तो मैं उसका रीज़न बताऊंगा। देखो बच्चों, शायद हो सकता है 5-7% बच्चों को उस समय बुरा लगे, बट उसका एक रीज़न है, शायद आप लोग समझ पाओ अगर सेल्फिश नहीं बनोगे तो। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। अच्छा एक बात बताओ, पानी जो है ऐसे उछल रहा है और आपने इसमें ऑयल डाल दिया, इसका मतलब पानी जो है वहीं रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। तो किसी मुद्दे को शांत करना, लिखो इसको, टू मेक पीस, ठीक है, शांति बनाना। या दूसरा, टू सॉल्व अ क्वेरल, किसी झगड़े को शांत करना, किसी समस्या को शांत करना। हिंदी में लिखना भाई, किसी समस्या को शांत करना, मतलब भड़काना नहीं, उसको शांत करना, किसी प्रॉब्लम को शांत करना। उकसाना होता है, एक तो नेता लोग भड़काते हैं, ठीक है, उल्टा कुछ लोग होते हैं उसको, समस्या को, प्रॉब्लम को कम करते हैं, शांत करते हैं, तेल डाल देते हैं उसमें। आग में तेल डालना वो एक अलग बात होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉमन मैन, आम आदमी। देखो मैं क्या कह रहा था बच्चों, मैं ये कह रहा था आपसे कि आप में से हो सकता है 40% ऐसे बच्चे हों जिनको हिंदी की जरूरत ना होती हो, लेकिन ऐसे 50% ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हिंदी के बाद समझ में आता है। आई नो कि हम लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं तो खुद बच्चों को मना करता हूं कि हिंदी का इस्तेमाल कम किया करो, लेकिन समझाना, समझना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। मैं जब अपने आप पढ़ता था ना कभी, तो कई बार ऐसा होता था, मैं टीचर से बोल तो पाता नहीं था, लेकिन मैं खुद सोचता था कि यार ये टीचर जो है ये मैथ्स किस क्वेश्चन को समझा। अच्छा, कुछ बच्चे उसको तुरंत समझ जाते थे, है ना,
लेकिन जो हम जैसे थे जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता था, तो हम चाहते थे कि यार इसको और खोल के समझाया जाए। लेकिन उन बच्चों के चक्कर में हम सोचते थे अगर हम बोलेंगे क्लास में तो शर्मिंदगी महसूस होगी, बेइज्जती महसूस होगी, तो हम कभी बोल ही नहीं पाए उस चीज़ को, और हम उसमें मैथ्स में कमजोर के कमजोर ही रह गए। ऐसा हर बार होता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके चक्कर में कुछ एवरेज बच्चे जो उभर, एक तो होते हैं कि निकम्मे, सीखना ही नहीं चाहते, वो अलग होता है। एक कैटेगरी हमारे जैसी भी थी जो सीखना तो चाहते थे, बट अब हर क्वेश्चन को इतना खोल के तो टीचर भी हमारी मजाक ले लेते थे, तुमसे पढ़ा नहीं, मतलब है ना, इस तरीके से, नालायक, है ना, इस तरीके से। तो फिर हमें ना खुद ही शर्मिंदगी आने लगी, हमें लगा यार हम में ही कमी है। लेकिन कमी, सब एक जैसे नहीं होते दुनिया में, सब एक जैसे हों तो सीखने के लिए फिर कभी कोई सीखेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ऐसी कैटेगरी होती है जो सीखना चाहती है और वो उनसे भी आगे निकल जाएगी जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, बट वो उनको उतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। होपफुली जो अच्छे बच्चे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, कि आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, क्या पता उस सब्जेक्ट में दूसरा अच्छा ना हो, क्या पता आप मैथ्स में खराब हो तो वहां पर वो बच्चा अच्छा हो। तो मेरा मानना है कि मैं ही नहीं, किसी भी टीचर को यही करना चाहिए, कुछ चंद बच्चों के चक्कर में बाकियों का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सपने हर किसी के अच्छे होते हैं। जब अपने सपने पूरे नहीं होते तो बहुत बुरा लगता है दोस्त, ठीक। आपके तो जस्ट 10 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी की जिंदगी बन जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पर्सनल मैसेज आया तो मैंने इसीलिए बोल दिया, मुझे लगा यार इसका मतलब तो ये बात ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। कॉमन मैन, आम आदमी, तो रैंक एंड फाइल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल खुद को क्या कहते हैं कि भैया आई एम रैंक एंड फाइल, मैं तो आम आदमी हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, रिप अप ओल्ड सोर्स, सोर्स होता है दर्द। अब पुराने दर्द को उठाना, मतलब अभी तक आपने जो झगड़े थे उनको शांत कर रहे थे, अब पुराने झगड़ों को शुरू करना, ठीक है। तो लिखिए पुराने झगड़े उठाना, इंग्लिश में लिखिए रीओपन अ क्वेरल, किसी झगड़े को दोबारा शुरू करना, रीओपन करना, है ना, किसी मुद्दे को। रीड बिटवीन द लाइन, अब किसी बात को बहुत बारीकी से समझना, ठीक है, किसी चीज का अंदरूनी मीनिंग समझना, ऊपर ऊपर से नहीं, इनर मीनिंग। तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या एक क्लास कल की ऐसी रख दूं, वैसे तो मैं कल चाह रहा था कि कल बदलूं, लेकिन क्या कल ऐसी क्लास एक रख दूं ईडियम्स की जिसमें मतलब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका, और लिखने भी नहीं दूंगा मैं, आप लोग, हाँ, लिखने भी नहीं दूंगा, लिखने का काम बाद में, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस, 1 घंटे में 60 मिनट्स में 6×18 200 ईडियम अगर कम से कम कर जाए, लेकिन उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्या कहते हो? फिर इसमें वो वाले भी खुश हो जाएंगे जो ये चाहते हैं कि सर नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं, धड़ से लगवाओ फटाफट, क्योंकि 2 क्लास हमने डीपली पढ़ लेंगे, आज की और कल की, और कल 200 क्वेश्चन, जिसमें आज के भी कल के भी और प्लस नए क्वेश्चंस। कुछ नहीं करना, धड़ से आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, सिर्फ मैं उसका मीनिंग बोलूंगा। बोलना और लिखने में अंतर होता है, लिखने में टाइम लगता है, सिर्फ देखते आंसर बताऊंगा इसका, और हिंदी मीनिंग भी सिर्फ बोलूंगा, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग। तो कल रख दे 60 मिनट में 200 क्वेश्चन, कोई लिखने नहीं देंगे किसी को। ये मान लो 1 घंटे सिर्फ आपको आना है और बैठना है बाबूजी की तरह, और प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर उस पर जो टिक लगे हुए आंसर्स होंगे वो पीडीएफ तुम्हें उसमें डाल दूंगा, उससे तुम अपना बाद में नोट कर लेना, ठीक है भाई। कल का तुम्हारा काम है शेड्यूल लगवा देना, हाँ, 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं, बेहतरीन वाले क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, कल का शेड्यूल लगवा दो 9 बजे का, ठीक है। अच्छा जी, रीड बिटवीन द लाइन मतलब किस चीज को गहराई से पढ़ना समझना। रूल द रूस्ट, अब सुनो ध्यान से, वैसे तो रूस्ट मुर्गा होता है, लेकिन रूल का मतलब है यहां पर किसी चीज पर काबू पाना, दूसरों को डोमिनेट करना। तो इसका एग्जांपल है जैसे चाइना, चाइना चाहता है कि एशिया में हम रूल द रूस्ट करें, तो लिखो डोमिनेट, डोमिनेट, काबू पाना दूसरों पर, ठीक है भाई। तो चाइना यही चाहता है कि मैं एशिया में क्या करूं, रूल द रूस्ट करूं, डोमिनेट करूं। जैसे शादी के बाद पति या पत्नी कौन रूल द रूस्ट करता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
तो ठीक है भाई, जो ये वाले है ना, कल कल प्रेजेंट रहना सारे के सारे। कल देखता हूं मैं तुम्हारी प्रैक्टिस, ताकत, आजमाइश, जोर आजमाइश। कल अपने जितने घोड़े हैं कल खोल लेना सारे के सारे, 1 घंटे के लिए। सबको बता देना कि भाई 1 घंटे में कल तूफान आने वाला है। नॉट टू कमिट वन सेल्फ, नॉट टू कमिट वन सेल्फ। अब देखो ये इंग्लिश में कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है नॉट टू डिसाइड वेदर यू आर इन दिस दिस साइड और अदर। मतलब हिंदी में समझो, जब आप किसी तरफ भी पक्ष नहीं लेते हैं, ना तो इस तरफ और ना इस तरफ, अपने आप को कमिट नहीं करते हैं कि भैया ना मैं इस तरफ जा रहा हूं ना मैं इस तरफ जा रहा हूं। जैसे अभी आपने देखा होगा जयंत चौधरी किसान नेता हैं, तो वो अभी ना तो बीजेपी की तरफ है और ना समाजवादी की तरफ है। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे मैं किस साइड बैठूं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों, अब आपने देखा होगा फेंसिंग होती है तार बाड़ खेतों की तरफ, तो ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस पे बैठे हुए हैं, ना इस साइड आ रहे हैं और ना उस साइड जा रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसका आंसर होगा सिट ऑन द फेंस, ठीक। नॉट टू डिसाइड, तो निर्णय ना ले पाना, हिंदी में लिखेंगे इसे निर्णय ना ले पाना है, ले पाना, ठीक। अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, सबको पता है घड़ियाली आंसू बहाना, तो दिखावा करना, प्रिटेंड, हिंदी में लिखो दिखावा करना, ठीक। स्मेल अ रैट, वेरी इंपॉर्टेंट, आता है पेपर में। माता जी आपके कमरे में आती है और आपको कहती हैं यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है बेटे, स्मेल अ रैट, मतलब टू सस्पेक्ट समथिंग या डाउट। हिंदी वाले लिखेंगे संदेह होना, कुछ तो कर रहा था बेटा, क्या कर रहा था बता, किससे बात कर रहा था, है ना। तो शी स्मेल्स अ रैट। शो वाइट फीदर, सफेद पंख दिखाना, मतलब कायरता, कायरता दिखाना, तो सफेद पंख नहीं दिखाने आपने। शो कावर्डाइस, अ साइन ऑफ कावर्डाइस, कायरता दिखाना, ठीक है। एंड इंडियन आर्मी सोल्जर्स दे नेवर शो वाइट फीदर, कभी भी वाइट फीदर वो अपने नहीं दिखाते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। नो अग्निवीर, नो अग्निवीर बेटा, मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूं, एक वीडियो बनाने वाला हूं। और आपको पता है अग्निवीर के लिए हमने पहले भी बहुत लड़ाई लड़ी है, बट समस्या यह है कि अग्नि मतलब डिफेंस वाले क्षेत्र में ना लोग सपोर्ट नहीं करते। अकेला खड़ा हो जाता हूं मैं हमेशा, और फिर ब्लेम गेम करना, बल्कि मोटिवेट करने से ज़्यादा डिमोटिवेट करना शुरू कर देते। बस डिफेंस वालों में यही कमी है। टू शो कंटेम्प्ट, अपमानित करना, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है यार, अपनी बात मनवाई जा सकती है अगर स्टूडेंट्स अड़ जाएं, लाखों लोग हैं, ठीक है, बैठ जाएं, बोला भाई चाहे 10 दिन 15 दिन 20 दिन। और अब तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, इलेक्शन आ रहा है। सच बताऊं, दिल से मैं चाहता हूं कि लोग आए इसके लिए, बट इसमें एक दिक्कत और है, बिना स्टूडेंट के नहीं होगा। टीचर सिर्फ वहां बैठ जाएंगे या कहीं भी जाके प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ भी बिना स्टूडेंट के नहीं होने वाला है। स्टूडेंट को एक साथ होना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट ही नहीं चाहेगा तो फिर तो भुगतो। अपमानित करना, तो देखिए दूसरों पर उंगली उठाना, याद कर लोगे ना फिंगर से कि उंगली मत उठा मेरे ऊपर। स्नैप वंस फिंगर एट समवन। स्पिक एंड स्पेन, साफ सुथरा, किसका, लड़कों का या लड़कियों का कमरा, किसका होता है स्पिक एंड स्पेन? नीट एंड क्लीन लड़कों का होता है, बहुत साफ रखते हैं बेचारे। सेव वंस फेस, याद कर लोगे, फेस अपना चेहरा बचाना। आपने देखा होगा जब लोग गलत काम करते हैं तो पुलिस के सामने ऐसे है ना चेहरा बचाते हैं, तो बदनाम होने से बचना, ठीक है। तो अवॉइड बदनामी, डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है बदनामी, तो हिंदी में इसको लिखो हिंदी वाले, बदनामी से बचना, बदनामी से खुद को बचाना, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी में सबको पता है।
आस्तीन का सांप। दुश्मन होना चाहिए बट आस्तीन का सांप नहीं होना चाहिए। सर आप भी अग्निवीर पर कुछ कमेंट कीजिए। मेरे भाई मैं अग्निवीर पर कमेंट छोड़ो, मैं तो पूरा आंदोलन लड़ दूंगा, बट कोई साथ तो दे मेरा। तुम ही साथ नहीं देने वाले, सच बताऊं। अगर मैं कहूं कि चलो कल धरने पर बैठना है, तुम में से आधे लोग नहीं आओगे, और ना तुम्हारे माता पिता चाहते। तुम्हारे माता पिता भी हैं और तुम भी हैं कि अग्निवीर खत्म हो। चाहता आधा भारत है, आधा क्या सारे जितने भी हैं। बट समस्या यह है कि आगे कौन चले। भगत सिंह तैयार होना चाहिए बट मेरे घर में ना हो। तुम्हारे माँ बाप भी ये चाहते हैं कि अग्निवीर खत्म हो, नहीं चाहते? बताओ, ईमानदारी से बताओ। हर माँ बाप गली गांव मोहल्ले का, देखो नेता के बच्चे तो जाते नहीं है, हर माँ बाप चाहता है कि अग्निवीर खत्म हो। एक ऐसा दिखा दो जो ये कहे कि अग्निवीर रहे। बट समस्या यह है कि वो ये नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट हो, इसका विरोध करे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। टू सपोर्ट और डिफेंड। सपोर्ट का मतलब है किसी का बचाव करना, डिफेंड करना। जैसे बीजेपी में नेता गड़बड़ करते हैं तो वो अपने ही लोगों का सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को बचाव करते हैं। एग्जाम्पल सही दिया है नहीं दिया? बचाव करना। अभी तुमने देखा एक इलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ में, वोट चुरा ली आम आदमी पार्टी की, तो उसमें भी बचाव खुद का ही कर रहे हैं, ये नहीं गलती मान ले। तो बचाव करना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? टेक अप द कड़गल्स। ठीक। टर्न द कॉर्नर, बुरी परिस्थिति को बदलना। तो टर्न अ बैड सिचुएशन, बुरी स्थिति को बदलना, जो कि आप बदलने वाले हो अपने परिवार की। टूथ एंड नेल लड़ाई करना, मतलब बहादुरी से लड़ना। हिंदी वाले लिखो फाइट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ना। ठीक है। थ्रो इन अ टावल, मतलब एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार लेना। जैसे इंग्लैंड ने हार स्वीकार ली, हार स्वीकारना, एक्सेप्ट डिफीट। एक बार तो यार इलेक्शन से पहले धरना दे ही दो, सच बता रहा हूं। क्या कहते हो, कर दो अनाउंसमेंट एक बार, सारे टीचर्स से अपील करो। अपील कर सकता हूं, आएगा जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा वो भी देखी जाएगी। आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। हाँ जी, वो बताओ तुम कर दोगे एक अनाउंसमेंट कि भैया आ जाओ जरा, लेकिन डेट रखेंगे 10 मार्च के बाद की, मतलब पेपर के बाद की, क्योंकि फिर सारे टीचर डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पेपर खत्म होते ही तुरंत धरना कर दो, एक बार देख ही लो क्या है इसमें। डंडे तो वैसे भी, जिंदगी तो वैसे भी खराब ही है, ऐसे भी खराब हो जाएगी तो और क्या। सोच समझ के डेट रखूंगा, उसकी टेंशन ना लो। टू मीट द डेंजर बोल्डली, बहादुरी से। बहादुरी से, हम बहादुरी से सामना करेंगे, टेंशन मत लो। लठ, अरे 2-4 लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने भी तो खाए पुराने टाइम पे, क्यों भाई, उन्होंने भी तो लड़ाई लड़ी। टू मीट द डेंजर बोल्ड, और ईमानदारी से प्रोटेस्ट करो ना तो बात मानी जाती है। तो आंसर होगा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सांड से लड़ना उसके सींग पकड़ के। हम भी लड़ेंगे सींग पकड़ के, ठीक है। तो मीट द डेंजर बोल्डली, बहादुरी से सामना करना। हिंदी में लिखो भाई, बहादुरी से सामना करना, बहादुरी से सामना करना, ठीक है। अच्छा, टेक टू हील्स, हील से याद रख लोगे इसे, अपनी हील्स पे भाग जाना, मतलब 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 होना। इंग्लिश में लिखो टू रन अवे, ठीक है। टर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है अपने आप को पूर्ण रूप से बदलना, पूर्ण रूप से बदलना, खुद को बदलना, मतलब अपना व्यवहार बदलना। चेंज वंस बिहेवियर, कई बच्चों को यह नहीं पता होता इसमें क्या बदलना, तो चेंज वंस बिहेवियर कंप्लीटली। याद करने का तरीका, टर्न ओवर, चेंज कर देना।
टेक समबडी फॉर अ राइड। अब तुम किसी को राइड पे लेके जाते हो, चल तेरे को घुमा के लाता हूं, ठीक है, तो धोखा ही तो दे रहे हो तुम उसको, तो धोखा देना, धोखा देना, ठीक है, डिसीव समवन, डिसीव समवन, कि चल तुझे राइड पे घुमा के लाता हूं। 600 किलोमीटर आपके पास आ जाएंगे, मेरे पास नहीं आना, जहां भी प्रोटेस्ट होगा वहीं आना है। और ये तो सेंटर की जॉब है, तो दिल्ली ही है। अब दिल्ली की समस्या सबसे बड़ी ये है कि वहां तो किसान ही नहीं घुस पा रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट हो कहां सकता है? दिल्ली के बिना काम नहीं चलेगा। जंतर मंतर एक ऑप्शन होता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। बेटा एसएससी सीजीएल के लिए संकल्प बैच वही है, हर चीज का इलाज रामबाण। एसएससी सीडीएस एनडीए के लिए संकल्प बैच। लो जी, अब हो गए तुम्हारे टाइप के स्टार्ट, फटाफट आंसर लगाओ, जरा रफ्तार पकड़ लो। गॉट द सेक, फटाफट पोल लगा दे भाई अब जरा। तो सेक मिलना किसी को, इतनी देर में आपका आंसर आना चाहिए था। सेक मिलने का मतलब है नौकरी से निकाल दिए जाना। और नौकरी से देखो, रिजाइन होता है खुद रिजाइन देना, ठीक है, खुद निकलना। सेक, गॉट द सेक का मतलब है निकाले जाना, तो निकाले जाना मतलब वॉज डिसमिस्ड। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गलत, ये नहीं होगा। आंसर होगा इसका डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल दिए जाना। डी आंसर होना चाहिए था, और शायद डी ही सबसे कम लोगों ने आंसर दिया है। इसमें तो तुम्हारी वैसे भी हालत खराब है। लो, ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, अपनी फैंसी का इस्तेमाल करना इस वर्ड में छिपा है। फटाफट आंसर दो जल्दी। यूज योर ओन फैंसी। अग्निवीर वाला जो प्रोटेस्ट है एक तरीके से कामयाब हो सकता है, बट दिक्कत यह है उसमें तुम्हें वो लेना पड़ेगा। मैं उसका तुम्हें एक राज बता सकता हूं, अगर ये हमने कर लिया तो अग्निवीर वाला प्रोटेस्ट इलेक्शन से पहले कामयाब हो सकता है मेरे भाई। मेरे माइंड में एक प्लान है उसका, लेकिन उसमें उसमें मेरे भाई बताऊं क्या है, उसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ ना, टीचर तो फ्रंट पे रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी आना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स आने को तैयार हों, मजा ले भाई, सब हट जाएं पीछे, मुद्दा बन जाएगा पूरे भारत में। और ये जो बात है ना डंडे वाली, किसी पेरेंट्स पे डंडा उठा के देख ले जरा, सांसें अटक जाएंगी। इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है और ये पीछे हट के रहेगा, और सपोर्ट में इसके पता कौन आएंगे? जो अंदर प्रोटेस्ट, जो अंदर नौकरी कर रहे हैं, जो बच्चे अंदर नौकरी कर रहे हैं ना, वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन पेरेंट्स एक ऐसी पहेली है जो इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी एज होती है कम। जैसे यूपी पुलिस वाला हुआ, उसमें एज थी ज्यादा, उसमें तो बूढ़े बूढ़े लोग दे रहे थे। तुम्हारी एज होती है 20 21 22 वाली, 18 19 20 वाली, तो उसमें तुम्हारे फादर हो गए या तुम्हारा कोई रिलेटिव, उनको उतरना पड़ेगा, तुरंत पॉसिबल हो जाएगा। तो अपनी फैंसी का, अपनी किसका इस्तेमाल करना? नॉलेज का नहीं। फैंसी का मतलब नॉलेज नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इमेजिनेशन। देखो एक वर्ड में आंसर छिपाता, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना। और बता दूं साथ में कौन भी आ जाएगा, अपोजिट पार्टी आ जाएगी तुरंत, क्योंकि इलेक्शन का समय है? गारंटी दे रहा हूं मैं भाई, अपोजिशन पार्टी तुरंत पकड़ लेगी इस मुद्दे को। तो सबसे हाईलाइट करना चाहती है अपोजिशन पार्टी। राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा इसी पे फोकस कर रहा है, भले पीएम ना बने, हमारा काम करवा दे। है भाई। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, अपने लॉरल्स पे रेस्ट करना मतलब अपने काम से, जो तुमने जीवन में कर लिया, जो तुमने पा लिया, उससे क्या होना? बताओ, पहले आंसर बताओ। लो जी, तो अपने लॉरल्स पे रेस्ट करना मतलब कॉम्प्लेसेंट, यानी कि
संतुष्ट हो जाना, अपनी लाइफ में अपने काम से संतुष्ट हो जाना, रेस्ट कर ले, रेस्ट से याद रख लेना, ठीक है, संतुष्ट होना। लो जी, गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, किसी को अपने दिमाग का पीस टुकड़ा दे देना। अग्निवीर कितने 4 साल के लिए होती है। सोचो, एक बार थोड़ी सी लड़ाई लड़ लोगे, परमानेंट हो जाओगे, फिर वही बाहर, फिर से वही परमानेंट। नहीं तो जाओ 4 साल के लिए। टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड, तो किसी को अपने दिमाग का पीस निकाल के देना, मतलब फटकार लगाना। और फटकार कहां है यहां पर? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है फटकारना, स्कोल्ड, बीरेट, एडमोनिश, चाइड, है ना, किसी को डांटना, फटकार लगाना किसी को। लो जी, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, पहले तो आप खुद करो, फिर मैं बताऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। लो जी, देखिए, जब आप किसी चीज का समर्थन करते हैं लेकिन उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, तो बिना डाउट के, बिना संदेह के किसी चीज का समर्थन करना, ठीक है। तो डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन समथिंग, किसी चीज में कोई हेजिटेशन ना होना, टू हैव नो प्रॉब्लम। तो मेक नो बोन्स का मतलब है टू हैव नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन, किसी चीज का समर्थन करना बिना हेजिटेशन के, बिना डाउट के, ठीक है। ए आंसर होगा, सी नहीं बेटे। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, अभी रिवर्स वाले में पढ़ाया था क्लीन ब्रेस्ट, बताओ इसका आंसर, ये गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम कब से कब तक है अग्निवीर के? 17 मार्च से है ना, कब तक है? जिस डेट को खत्म हो रहा उसी में रख लो, लास्ट वाला पेपर जिस दिन खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद रख लो डेट, और सब अपनी तैयारी भी कर लेंगे, पेपर भी हो जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा आचार संहिता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो डंडा उल्टा घूमेगा। हाँ वही उठा ले, मुझे उठा लेंगे सबसे पहले। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है अपना अपराध स्वीकारना, कन्फेस विदाउट रिजर्व का मतलब है बिना किसी डाउट के अपना अपराध स्वीकारना, अपराध स्वीकारना। अरे हमें तो उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उठाने के बाद भी अगर वो कर दें, चेंज कर दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 दिन जेल में भी रह आएंगे, क्या ही है, रोटी तो देंगे कम से कम, घर में भी रोटी मिलती है, वहाँ भी रोटी मिलती है, और हाँ, लेकिन बदले तो सही। सर संदीप ठाकुर को जानते हो, कानपुर वाले, ही इज माई स्टूडेंट। हार्ड एंड फास्ट रूल कैसा होता है? जो स्ट्रिक्ट, कठोर, तो कठोर के लिए आंसर क्या होगा? स्ट्रिक्ट। लो जी, हाई एंड माइटी, एक ऐसा बंदा जो हाई एंड माइटी होता है, अ पर्सन हु इज हाई एंड माइटी। 12 मार्च को आचार संहिता, तो फिर तो मेरे भाई उससे पहले ही रखना पड़ेगा, पेपर से पहले ही। देखो एक बात तो है, अगर इस बार प्रोटेस्ट नहीं किया ना इसके बारे में, तो भूल जाओ सरकार आने के बाद कुछ होने वाला है। तो जो लोग हाई एंड माइटी टाइप के होते हैं ना, माइटी पावरफुल, मतलब उसको लगा देना घमंडी, एरोगेंट होते हैं। तो दोज हु आर हाई एंड माइटी दे आर घमंडी, दे आर एरोगेंट। कम हेल और हाई वाटर, इसके लिए ये भी लिख लो, कम वॉट में, अग्निवीर को हटा के रहेंगे कम वॉट में,
ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो क्या बैठेगा, किसी भी हालत में, हिंदी में लिखो, किसी भी हाल में, मतलब किसी भी तरीके से, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, जब आप किसी काम में डैब हैंड होते हैं तो इसका मतलब क्या है? डैब हैंड होने का मतलब है हैंड से, यहां है इसका क्लू, यहां छिपा हुआ है, डैब हैंड। बताइए डैब हैंड होने का मतलब क्या है? किसी भी काम में, किसी भी काम में एक्सपर्टीज होना। इफ यू आर डैब हैंड, इसका मतलब है आप उस काम में क्या है? निपुण होना, निपुण होना। तो आंसर क्या होगा? स्किल्ड इन पर्टिकुलर एरिया, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होना। तो डैब हैंड, हैंड से याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, इन अ फ्लटर, इन अ फ्लटर, फ्लटर में इसका आंसर छिपा हुआ है। हिंट दे दूं क्या? पहले तुम लगा लो। देखो, पेपर से पहले तुम लोग फ्लटर में होते हो। क्या होते हो बताओ पेपर से पहले? इन अ नर्वस स्टेट, नर्वस होना। ठीक है, तो अगर आप फ्लटर में हैं तो आप नर्वस हैं, हिंदी में इसे कहते हैं बेचैन होना, बेचैन होना। ठीक है, नेक्स्ट, बी इन द रेड, बी इन द रेड कराया था मैंने, पिछली क्लास में कराया था, जब 4 वाले ऑप्शन में, बी इन द रेड। लो जी, अगर आप रेड में हैं तो कई बच्चे पता क्या लगाएंगे? नाराज। नहीं, अगर आप रेड में हैं तो मतलब कर्जे में हैं। टू बी इन डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, आपके ऊपर कर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, जैसे चट्टान होती है ना, चट्टान पे एक काई लग जाती है, तो इस तरीके का। कहीं ऐसा ना हो आंदोलन शुरू करें, एंड आई फील लाइक अ शैग ऑन द रॉक। हिंट दे दिया मैंने आपको। तो व्हेन यू फील लाइक अ शैग ऑन द रॉक, तो इसका मतलब है आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? अकेला, कंप्लीटली अलोन फील करते हैं आप अपने आप को। टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, हिंट दे दूं, हिल का माउंटेन बनाना। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बड़ा बनाना। बताओ कौन सा ऑप्शन बैठेगा? टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ग्रेट थिंग्स, नहीं, बड़ी चीजों को नहीं, छोटी चीजों को। टू मेक एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल थिंग, टू गेट इन टू ट्रबल, गलत। टू सी अ थिंग विदाउट प्रेजुडाइज माइंड, गलत। तो ऑप्शन के हिसाब से तो यही बैठेगा कि किसी छोटी सी चीज को ज्यादा महत्व देना, स्मॉल थिंग। टू गिव करेंसी, लोगों को करेंसी एक तरीके से बांटना। अब मान लो हमने कोई प्लान बनाया और हम चाहते हैं ये सिर्फ हमारे तक रहे, बट हमने इसे करेंसी दे दिया और ये सबके सामने आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? रिवील हो गया। तो किसी चीज को उजागर कर देना सबके सामने, मतलब टू मेक पब्लिकली नोन, पब्लिकली सबके सामने ले आना। नेक्स्ट, ड्रॉप अ ब्रिक, ड्रॉप अ ब्रिक, ईंट फेंक के मारना, या ईंट ड्रॉप कर देना। फेंक के मारना तो गलत हो जाएगा, यहां ड्रॉप वर्ड है ना, ड्रॉप, ड्रॉप। मान लो आप ईंट आपके हाथ में है और वो आपके हाथ से गिर गई है, बताइए व्हाट इज ड्रॉप अ ब्रिक? क्या कहलाएगा ड्रॉप अ ब्रिक?
हिंट आपको दे दिया कि ईंट आपके हाथ में है और वो गिर गई है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया होगा। ईंट आपके हाथ से गिर जाए तो सिली मिस्टेक है ना, जैसे पेपर में आप कर लेते हैं कोई सिली मिस्टेक करना या ऐसी गलती करना जो शर्मिंदा करे आपको। बी इन वंस बोनेट, पहले दिन ही समझाया था, अगर आप रिश्तेदारों के ना बोनेट में बी फंसी रहती है तो वो एक ही काम करते हैं। देखो रिवीजन का फायदा होगा। अगर आपके रिश्तेदारों आपके पड़ोसी के बोनेट में बी है तो इसका मतलब वो ना क्या हो जाते हैं एक तरीके से। पोल लग गया, आंसर आ गया, क्या आया? सी, शादी हो जाती है। अबे गधो। टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, मतलब एक ही चीज पे कब होगा तेरा सिलेक्शन। एक ही चीज पे पागल रहते हैं, बस एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते रहते हैं। तो जब आप किसी एक ही चीज के ऊपर क्रेजी हो जाते हो ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो उसे कहते हैं बी इन वंस बोनेट। आपके बोनेट में बी है। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स, पढ़ाया था ये भी कराया हुआ आपको। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स। हालांकि इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है यहां पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लड़कों के कमरे से, लड़कों के जो कमरे होते हैं वो सिक्सेस एंड सेवन्स होते हैं, तो वो तो मीनिंग होता है अनटाइडी, साफ सुथरे नहीं होते, डिसऑर्डर। लेकिन यहां पर दूसरी सेंस में है। ठीक है, क्या है सेंस? कि जिंदगी, जब आप जिंदगी में सिक्सेस एंड सेवन्स पे हो तो इसका क्या मतलब है? व्हेन यू आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स, लाइफ में अगर आप सिक्सेस एंड सेवन पे हैं तो क्या आपके पास सफलता है? नहीं, गलत। इसी के हिसाब से जाएगा। गिव अवे मतलब बांटना, गलत। आप किसी चीज को लेकर सर्टेन है, गलत। नहीं, आप सर्टेन नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि देख रहे हो कैसे पेपर में घुमाता है। वही मीनिंग दूसरे तरीके से दे दिया कि आपकी लाइफ में उथल पुथल चलना है। ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं करूं तो क्या करूं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआ पीछे खाई, हाय ये कैसी मुसीबत आई। लो जी, इसका आंसर देखो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो आगे कुआ पीछे खाई, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो इसका मतलब है दो मुसीबत में होना। क्राई विदाउट एनी रीजन, गलत। ऑप्शन के हिसाब से जाया करो। टू शाउट एट द टॉप, चिल्लाना, गलत। स्पीक इनकोहेरेंटली, बोलना बट ऐसे जो लॉजिकली ना हो, गलत। इनर डायलेमा, इनर डायलेमा का मतलब होता है द्विधा में होना। द्विधा में होना मतलब जब आपको पता नहीं है कि क्या करें, मुसीबत में फंस जाते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं वहां पर। ब्लेज द ट्रायल, एग्जाम्पल दूंगा बहुत ही बढ़िया इसका। ब्लेज द ट्रायल, चलो जी, इतनी देर में आंसर आना चाहिए था। अगर आपको अग्निवीर को हटाना है तो यू हैव टू ब्लेज द ट्रायल। आपको क्या करना पड़ेगा? आ गया होगा समझ में, आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्लेज द ट्रायल। जैसे गांधी जी ने ट्रायल ब्लेज किया था, गांधी जी ने आंदोलन को क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, है? खत्म हो गए क्वेश्चंस? कोई नहीं, अगर खत्म हो गए तो इतने रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल तो फिर करेंगे ही करेंगे। तो ठीक है भाई, क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं आज के लिए। कल अब सुन लेना भाई, एक्सप्लेनेशन वाले मैंने समझा दिए, तो बच्चों कल प्रेजेंट रहना आप भी। और कल हम जो ये जो 20 से 30% होते हैं इनका भी दमखम देख लेते हैं। तो कल पहले ही मिनट से और लास्ट 60 मिनट तक हम देखेंगे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और सीधा एक ही काम होगा, धड़ 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 धड़। इसीलिए कल की क्लास रख रही है। मैं अभी से बैठ जाता हूँ क्लास के तुरंत बाद, अभी तो खैर मेरे को मंदिर जाना है। तो अगर आपको भी दर्शन करने तो इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे भी थोड़ी देर में। आज भोलेनाथ हमारे यहाँ पे मंदिर है बहुत बढ़िया, टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं जनरली रात को ही जाता हूँ, तो कहो तो आपको भी दर्शन करवा देंगे भोलेनाथ के। भगवान करे आपके ऊपर भी कृपा हो थोड़ी सी। कल
प्रेजेंट 9 बजे हो जाना उपस्थित। पहला क्वेश्चन छोड़ते ही तुरंत फिर नहीं आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो कल मैं देखना चाहता हूं उन लोगों को जो सिर्फ ये कहते हैं जी ज्यादा कंटेंट है क्लास में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन ठक से आंसर, सीधा क्वेश्चन ठक से आंसर। कल बिना उसके चला देते हैं, बिना पोल कर, बिना उसके क्या कहते हैं ओबीएस के, डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कमेंट एकदम से आते हैं, टाइम गैप नहीं होता, ठीक है। तो कल सब कुछ हटा देंगे, सीधा और आपका हमारी टक्कर होगी, ठीक है। 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। जो पढ़ाए हैं उनमें से भी उठाऊंगा और जो नए हैं क्वेश्चन वो भी उठाऊंगा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन का रिवीजन, तैयार रहो। कल देखते हैं आपका दमखम। ठीक है, चलिए भाई। तो सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। तैयार रहना, मैं देखूंगा यार आप लोगों को।